नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, अवैध खनन, भूमाफिया संरक्षण और कानून व्यवस्था की विफलता के सरकार पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है कि प्रदेश भर में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और 16 फरवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस गणेश गोदियाल ने कहा कि पिछले 2 दिन दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ उत्तराखंड की स्थिति को लेकर गंभीर चर्चा हुई है। प्रदेश में भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, संसाधनों की लूट और सरकारी नाकामी ने चिंता बढ़ा दी है। अंकिता भंडारी मामले में सरकार की भूमिका आज तक स्पष्ट नहीं हुई है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सरकार नैतिक अधिकार खो चुकी है और जनता आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगी। असल में आपने जो हमारी वार्ता है वो सुनी होगी कि अगले साल के प्रारंभ में जो इलेक्शन आना है उसके मद्देनजर पार्टी हाईकमान ने जो दिल्ली में बैठक में हम लोगों से कहा और दिशा निर्देश दिए, तो चूंकि प्रीतम सिंह जी कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं, हरक सिंह जी मैनेजमेंट जो हमारा कैंपेन होगा या इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन मैनेजमेंट की चेयरमैन है, उस रूप में, और सीएलपी है और मैं और हमारे दोनों प्रभारीगण, रावत जी चूंकि सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं और करण भाई भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं, इसलिए ये चुनाव से संबंधित क्या क्या बातें होनी थी उससे संबंधित हमको कहा गया कि एक रोड मैप आप लोग बनाइए और रावत जी से भी बात कर लीजिए। हमारी रावत जी से और करण भाई से बात इस संबंध में हो गई थी। उत्तराखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जिन झूठे मुद्दों और भ्रामक वादों के सहारे बीजेपी सत्ता में आई थी, अब जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। खासतौर पर जुम्मे की नमाज और मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर बीजेपी नेताओं के बयानों पर उन्होंने सरकार की नीयति और मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी बार बार धार्मिक मुद्दों को उछालकर समाज में भ्रम और तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता अब इन हथकंडों को अच्छी तरह से समझ चुकी है। इनका अब कोई झूठ नहीं चलने वाला है, क्योंकि पहले के झूठ की सजा, झूठ के इनके बहकाव में आने की सजा जनता ने बहुत भुगत ली है। अब जनता इनके किसी झूठ पर नहीं आने वाली, किसी इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य सरकार की ओर से माल्टा को मिशन मोड में लेकर उसे राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए दिल्ली में कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा के बाद सियासत तेज हो गई है, जिस पर कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि अगर सरकार की मंशा वास्तव में किसानों और बागवानों को लाभ पहुंचाने की होती तो ये पहल वर्ष 2017 में ही शुरू की जानी चाहिए थी, लेकिन सालों तक सरकार सोती रही और अब चुनाव नजदीक आते ही बड़े बड़े कार्यक्रमों की घोषणाएं कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। अरे अच्छा होता कि जब 2017 में आपकी सरकार बनी थी उस समय आप जो है माल्टा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने का काम करते। आप 9 साल सोते रहे और जब चुनाव आ रहा है तो अब आपकी नींद खुली है। अब कह रहे हैं कि हम माल्टा को जो है राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम करेंगे। तो ये तो सीधे सीधे जो बागवान है उनके साथ जो है खिलवाड़ करने का काम सरकार कर रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में सीजन की दूसरी बर्फबारी होने के बाद मौसम खुल गया है। लगभग 7 फीट बर्फ के बीच 30 से 40 लोग यहां पर शीतकाल में तपस्या के लिए निवासरत हैं, जो कई दिनों बाद गुफाओं और अपने आश्रमों से धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकले। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में बिजली की सप्लाई न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गंगोत्री धाम गंगोत्री नेशनल पार्क के तहत इको सेंसिटिव जोन में आता है और यहाँ पर लकड़ियां जलाना मना है। ऐसे में अगर समय पर बिजली की सप्लाई नहीं होती तो उन्हें भूखा रहना पड़ता है। अभी हम गंगोत्री धाम में है। गंगोत्री में 6 इंच बर्फ हो चुकी है। किसानों के लिए अच्छी रात भरी खबर है। और गंगोत्री में कांवड़ यात्रा भी चल रही है। शिवरात्रि की कांवड़ आ रही है
लेकिन समस्या यहाँ एक ही चीज़ है कि गंगोत्री इतना विश्व पटल पे सबसे पवित्र धाम गंगोत्री है, और यहाँ लाइट के ये हाल है, एक 10 दिन तक लाइट नहीं आती है, और -15-18 डिग्री जा रहा है। और इसी के साथ साथ मैं सभी देशवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं अभी गंगोत्री धाम में, अभी हम गंगोत्री धाम में पहुँचे हैं। माता जी को मिलके बहुत अच्छा लगा है। और गंगोत्री में माता जी शीतकाल में गंगोत्री में निवास करती है, वो भी पहाड़ में, और -18-20 डिग्री में। और यहाँ लाइट, माता जी यहाँ लाइट कुछ नहीं है, विभाग कैरोसिन देता था, वो कैरोसिन भी नहीं मिल रहा है। नेशनल पार्क है, आग जला नहीं सकते हैं, -18-20 डिग्री जा रहा है। पूरे गंगोत्री में 20-25 सन्यासी है, और गंगोत्री में 7-8 इंच बर्फ़ पड़ी हुई है। और विभाग बोल रहा कि करते हैं, लेकिन विभाग वाले कोई आप फ़ोन उठाने के लिए राजी नहीं है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल से। दीपक, बर्फबारी के बीच में गंगोत्री धाम में कई सन्यासी हैं जो फंसे हुए हैं, तो क्या कुछ उनकी व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि सामने आ रहा है कि कई बार कहने के बाद भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। जी बिल्कुल निश्चित। पहले जी। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये सन्यासी यहाँ पे फंसे हुए नहीं है। ये सन्यासी यहाँ जी। पे शीतकाल के लिए, तपस्या के लिए यहाँ पे रहते हैं। और वर्तमान में अगर बात करी जाए तो भारी बर्फबारी के कारण से जो गंगोत्री में है वहाँ पे विद्युत व्यवस्था जो है सुचारू नहीं हो पाई, जिसके कारण से इन लोगों को जो है समस्या आ रही है। क्योंकि एक सेंसिटिव जोन होने के कारण से यहाँ पे जो लोग जो है आग जला नहीं सकते, और जो वहाँ पे जो एलपीजी जी। गैस सिलेंडर है वो इस समय जम जाता है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कत होगी है, और इसीलिए लोग जो है यहाँ पे परेशान चल रहे हैं। जी जी बिल्कुल दीपक, ऐसे में अगर गैस वगैरह नहीं चलेगी तो लकड़ियां भी नहीं जलानी है, वहां पर मनाही है, तो ऐसे में क्या कुछ वो इसके लिए उपाय करते हैं? खाना कैसे बनता है, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल। क्योंकि बर्फबारी से पहले तो वहाँ पे जो है जो लाइट है उस हीटर के सहारे या अदर मतलब हीटर के सहारे जो है जी। वहाँ पे भोजन बनता है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें तो वहाँ पे पानी गर्म सबसे बड़ी समस्या, वहाँ पे नहाने की आती है, तो नहाने के लिए वहाँ पे 0 डिग्री तापमान है, तो वहाँ पे नहाने के लिए भी जो है बिजली के सहारे जो है पानी गर्म करना जी। पड़ता था। लेकिन वर्तमान में जो है वहाँ पे व्यवस्था बिजली न होने के कारण से अव्यवस्था है। लेकिन उत्तराखंड सरकार जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा यहाँ पे जो कोरिश जो डीजल की व्यवस्था तो की गई, लेकिन वहाँ पे ठंड इतनी है कि डीजल भी जम जाता, तो कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को जो है दिक्कत आ रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद दीपक हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रांतीय कर्मचारियों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएसबी परिसर गेट पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि जो कर्मचारी पूरे सेवाकाल में 3 पदोन्नति नहीं पा सके हैं, उन्हें 10, 16 और 26 साल की सेवा पूरी होने पर एसीपी के तहत पदोन्नति वेतनमान दिया जाए। साथ ही वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर करने के लिए बनी वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। हम राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में हमारा प्रथम चरण का जो आंदोलन है उसकी शुरुआत है। क्योंकि उत्तराखंड सरकार द्वारा कर्मचारियों का उत्पीड़न हमेशा किया जा रहा है, इस बार तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालयों का बहुत ज़्यादा निजीकरण की ओर ये लोग अपनी ओर अग्रसरित कर रहे हैं। इसी के संबंध में हमारा आज धरना प्रदर्शन है। क्या मांगे हैं? प्रमुख मांगे कौन सी? प्रमुख मांगे ये सेवा काल में 3 पदोन्नति है, जो 10 हमारी पहले थी वो हम 10, 16 और 26 उसको हमें दिया जाए। उसके बाद आंदोलन करेंगे गुरुजी, हमारा तो आंदोलन का मन बना है, आंदोलन करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और सिंचाई विभाग के नियमित और वर्क चार्ज कर्मचारियों को पेंशन से बाहर किए जाने वाले वित्त विभाग के आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश में 2016 के बाद नियमित हुए कर्मचारियों की पेंशन पर रोक लगा दी गई थी। साथ ही जिन कर्मचारियों को पेंशन मिल रही थी उनकी पेंशन भी बंद कर दी गई थी। लेकिन अब इस आदेश पर रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट ने सरकार से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कर्ता का कहना था कि चूंकि हम 2022 20 21 22 में ये लोग रिटायर हो गए थे, ये लोगों का कहना था कि हमको वर्क चार्ज की सेवाओं को जोड़ी गई है वो विभाग द्वारा ही जोड़ी गई थी, और विभाग ने ही हमको प्रेम सिंह के जजमेंट से हमको लाभ दिया था।
उसी के आधार पर हमको वर्कर चार्ज की सेवाओं को जोड़ते हुए पेंशनरी बेनिफिट दिए गए थे, जो कि अब वापस लेना उचित नहीं है और हमारे अधिकारों पर कुठाराघात है। उसी के आधार पर उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी और माननीय उच्च न्यायालय ने आज उनके पक्ष में ये स्थगन आदेश पारित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्लास्टिक फ्री उत्तराखंड के संकल्प को धरातल पर मजबूती देने के लिए देहरादून नगर निगम ने ऑटोमेटिक प्लास्टिक बॉलेट क्रशर मशीन की शुरुआत की है। नगर निगम ने ट्रायल बेस पर मशीन शहर के 50 जगह पर लगाई जाएगी, जिसमें प्रमुख पर्यटन स्थल, रेलवे, बस स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, पार्क, सरकारी भवन और शहर के मुख्य चौराहे शामिल हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य प्लास्टिक के बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण और प्लास्टिक वेस्ट से बने उपयोगी सामान जैसे टेबल, चेयर, पॉट और घर की सजावटी शोपीस वस्तुओं को बनाने पर रहेगा। देखिए, प्लास्टिक मुक्त जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक पूरा मुक्त हो उत्तराखंड, उसके दिशा में एक बेहतर प्रयास है। और बोतल क्रशिंग मशीन के द्वारा निश्चित तौर पर सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उससे हम पूरे देहरादून को मुक्त कराएंगे। नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी प्लास्टिक बैंक्स के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक के कलेक्शन पर जोर दिया गया है और वर्तमान में उसका एफिशिएंट डिस्पोजल कैसे हो सके, उसी क्रम में ये बॉटल क्रशर मशीन लगाई गई है। जो यूज्ड बॉटल्स होती हैं उनको फाइन पैलेट्स में इस मशीन के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, जिनका साइज 0.5 mm से भी कम बताया जा रहा है और इनको इजीली सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल के तर्ज पर फर्नीचर मेकिंग, रोड मेकिंग इत्यादि कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा, जिससे कि जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट हो भी रहा है जनरेट, उसको भी डिस्पोज किया जा सके। साथ ही साथ पहली बार मुहिम चलाई जा रही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को डिस्करेज भी किया जाए और जो उसका वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको उपयोगी कार्य के लिए डाइवर्ट किया जा सके, सर्कुलेट किया जा सके। उसी दिशा में ये कदम है। कितनी लगाई जाएंगी शहर में? अभी वर्तमान में इस मशीन के फीडबैक को देखते हुए आगे इसको बढ़ाए जाने की कार्य योजना है और विभिन्न स्थानों का चिन्हितकरण भी किया गया है। कितनी लागत आई है मैडम? इसको वर्तमान में लगाने में नगर निगम के द्वारा कुछ भी निवेश नहीं किया गया है। ये पीपीपी मोड में संबंधित फर्म के द्वारा उसको स्थापित करें। नगर में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और लोगों को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से नगर निगम की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत शहर में आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जो प्लास्टिक कचरे के उचित निस्तारण में मदद करेगी। इस संबंध में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि ये नगर की पहली मशीन है जिसकी स्थापना नगर निगम परिषद के सहयोग से की गई है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी कुल 50 मशीनें शहर के तमाम स्थानों पर लगाई जाएंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य लोगों को ये समझाना है कि प्लास्टिक हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की दिशा में एक हमारा प्रयास है। बोतल क्रशिंग मशीन हमने लगाई है और जिससे कि हम अपने पूरे देहरादून क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त करने की दिशा में एक प्रयास हमारा ये रहेगा। देखिए, ये हमारा पहली मशीन इंस्टॉल हुई है हमारा नगर निगम परिषद के बजट विभाग। इससे जो है अब ये ऐसी 50 मशीनें और लगेंगी, तो कुल मिला के कुल टोटल हमारी 50 मशीनें लगेंगी। इससे प्लास्टिक मुक्त अभियान हेतु जो है हमें बहुत ही ज़्यादा लोगों के अंदर अवेयरनेस की जो ज़रूरत थी वो आज हमारी शुरुआत हो गई है। लोगों को अवेयर किया जाना है कि प्लास्टिक जो है हमारे हित में नहीं है और उसको जो है प्रॉपरली डिस्कार्ड करना है, ताकि वो लैंडफिल में जाके जो है और आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसानदायक हो। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप योजना के तहत चल रही खेल प्रतियोगिताओं के तहत लोहाघाट और चंपावत विधानसभा की टीमें फुटबॉल कोच नितेश ढेक के नेतृत्व में पिथौरागढ़ के लिए रवाना हुई। 16 सदस्यीय लोहाघाट विधानसभा की टीम को कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फर्त्याल, सभासद सुरेश फर्त्याल और आशीष राय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर सभी अतिथियों ने कहा कि लोहाघाट फुटबॉल का गढ़ माना जाता है। कई बेहतरीन खिलाड़ी लोहाघाट ने दिए हैं। उन्होंने कहा कि टीम कोच ढेक के नेतृत्व में लोहाघाट विधानसभा टीम के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट की अंडर 19 फुटबॉल टीम जो हमारे युवा साथी हैं सब
खेल प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। मैं इन सभी को बधाई देता हूँ और मैं विशेष रूप से कोच जो दिन रात समर्पित भाव से इन छात्रों के हित के लिए काम करते हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं और मुझे भरोसा है ये लोग लोहाघाट का नाम रोशन करेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारे कोच नितिन ढेग द्वारा हमेशा युवाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। इनके द्वारा मार्गदर्शन में बहुत से खिलाड़ी हमारे आज अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर में प्रतिभा कर रहे हैं और अपना खेल का हुनर दिखा रहे हैं। तो मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इनकी मेहनत अब रंग ला रही है। जो खिलाड़ी जो है हमारे जा रहे हैं तो क्षेत्र का नाम रोशन। नमस्कार आप सभी का। और ये पिथौरागढ़ में होना है खेल सांसद करके, इसमें है फुटबॉल सांसद, तो विधानसभा स्तर है पिथौरागढ़ में। तो यहाँ से 16 की टीम जाएगी, लोहाघाट विधानसभा टीम है ये। उम्मीद अच्छी है, देखो फाइनल खेलेगी बच्चे और जीत के आएंगे। काफ़ी अच्छी अपेक्षा है जिस हिसाब से अभी हमारे भाई जो कोच हैं यहाँ को नितिन ढेग जी, इनके द्वारा लगातार बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह है और हमें उम्मीद है कि यह जो है वहाँ से ट्रॉफी जीत के आएंगे और इनको हम शुभकामनाएं देते हैं। और जो भी यहाँ को युवा इन वीडियो को देख रहे हैं, हम उनसे ये निवेदन भी करेंगे कि आप भी आइए मैदान में, इनकी तरह नशे से दूर रहिए और खेल की ओर आगे बढ़ते रहें। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जात्री से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि 2027 चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कई मुद्दों पर बीजेपी को धूल चटाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उन्होंने यूसीसी और उत्तराखंड के विषयों को लेकर भी हॉर्नबिल टीवी से खास बातचीत की है। जाती जी हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, यूसीसी को 1 साल हो गया है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि कुछ बदला है यूसीसी के आने से उत्तराखंड में? देखिए, यूसीसी एक तरीके का एक बहुत ही, जिस तरीके से कहा जाता है कि श्रेय लेने की होड़ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी को श्रेय लेने की होड़ में कि हम देश में सबसे पहले राज्य बने। ठीक है भाई, हम भी चाहते हैं कि हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, हम उत्तराखंडी हैं, कि हमारा राज्य वास्तविकता में देश में नंबर 1 पे हो। लेकिन कुछ चीज़ों में जल्दबाजी करके कि हमने यूसीसी को लागू कर दिया, हमने समानता के अधिकार को लागू कर दिया, तो इसमें जल्दीबाजी करके और तमाम सब्जेक्ट जो है छूट गए। जैसे आपका हमारा कुछ क्षेत्र है जो इससे आच्छादित नहीं हुआ है, कुछ क्षेत्र को इन्होंने छोड़ दिया है, कुछ लोगों को इन्होंने छोड़ दिया, अनुसूचित जनजातियों को इन्होंने छोड़ दिया है। अरे भाई, आवश्यकता थी कि सबको बराबरी का हक हो, सबको बराबरी पे लाया जाए, सबको बराबर एक नज़र से देखा जाए। अगर आपने एक किसी स्पेशल कैटेगरी को इसमें छोड़ दिया तो फिर इसका मतलब तो ये कि आपका जो मनोभाव है, आप उस मनोभाव से, जो आपका मोटो है, आप उस मोटो से ही अलग हो गए। तो यूसीसी खाली एक, मैं मानता हूँ, सरकार की बहुत ही की गई जल्दबाजी में से एक है। और ये कहते हैं कि क्या बहुत ज़्यादा इससे फ़र्क पड़ा? इन्होंने सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए कि हमने यूसीसी लागू कर दिया और यूसीसी लागू करके एक पर्टिकुलर एक वर्ग पे हम लोग प्रहार कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ। मैं तो, हम लोग 1 साल से लगभग ज़्यादा इसको यूसीसी को लागू होने को है, लेकिन मैं नहीं मानता कि इसी वर्ग पे किसी का यूसीसी का फ़र्क है। तो एक जगह है कि भाई जिस तरीके से हम लोग उत्तराखंड में देवभूमि के नाम से हमें जाना जाता है, और जिस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप के फैक्ट्स को इन्होंने ऑथेंटिक कर दिया, लिव इन रिलेशनशिप या तमाम इस तरीके के कि भाई आपको खुलेआम रहने की आज़ादी है और सहवास और तमाम, पता नहीं कैसे कैसे शब्द मैं आपको नहीं बता सकता, इस तरीके की चीज़ों को इन्होंने जैसे परमिट कर दिया है। ये हमारे उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा शर्मनाक मुझे लगता है कि जिस तरीके से इन्होंने इस चीज़ को परमिट किया। विधायक जी, हरिद्वार जिले से आप आते हैं, अर्ध कुंभ होना है 2027 में। उससे पहले देखा जा रहा है कि गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है गंगा घाटों के आसपास। उसको आप लोग किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है, क्या ये सही फैसले हैं? देखिए, सरकार, अगर आप कहें तो भारतीय जनता पार्टी वर्गों को बांट करके और धर्म के आधार पर बांट करके पॉलिटिक्स, राजनीति अपनी चमकाती है, राजनीति करती है। जब भी बड़े मुद्दे आते हैं वो कहीं ना कहीं, मैंने कहा ना, साइकोलॉजिकल अटैक करती है,
साइकोलॉजिकल खेल खेलती है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या करते हैं, जब जब भी बड़े मुद्दे आते हैं या सरकार को जनता का मिथक या एक जनता का जो ध्यान भंग करना होता है, उस तरीके से जब भी कोई प्रकरण आते हैं, जैसे अभी अंकिता भंडारी जी का बहन अंकिता भंडारी का प्रकरण जो चरम पे है, इससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग कैसे कैसे क्या कर सकते हैं, उसी के एक परिप्रेक्ष्य में इन्होंने कहा कि हम गैर हिंदुओं के हरिद्वार में प्रवेश को वर्जित कर देंगे। जबकि भाई सबका हक है सब धर्मों को, सब धर्मों के बारे में जानने का। भाई सिख धर्म है, हम अमृतसर के दरबार साहिब में भी जाते ही, हम चर्च में भी जाते हैं, सभी जगहों पर हम जा सकते हैं। भाई सबका हक है कि वो एक दूसरे के धर्म के प्रति जाने, और किसी को भी हम कह देंगे कि भाई यहाँ पर आपको प्रतिबंधित कर दिया है, हमारे मुस्लिम भाइयों को प्रतिबंधित कर दिया, तो मैं मानता हूँ ये अनुचित है। खाली सरकार का एक तरीके से लोगों का ध्यान भटकाने की एक नीति है कि भाई हाँ, हमने हरिद्वार में मुस्लिम भाइयों को बैन कर दिया। ये मैं मानता हूँ अनुचित है। सबको हक है कि वो एक दूसरे के धर्म के बारे में, एक दूसरे के धर्म के बारे में जाने, अपनी जानकारी बढ़ाए। भाई अगर यही प्रतिबंध सिख भाइयों ने लगा दिया कि भाई गैर सिखों को हम अपने गुरुद्वारों में प्रवेश नहीं देंगे, कैसा लगेगा? भाई वो लोग भी तो कर ही रहे हैं। सब धर्मों का सम्मान, हमारा हिंदू धर्म तो कहता है कि हम सब धर्मों का, सब वर्गों का सम्मान करें। अगर हम सब धर्म और सब वर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं तो हम वास्तविकता में असली हिंदू हैं ही नहीं, हमारी नीति है ही नहीं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, हमारी गीता में लिखा है, हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सब में लिखा है कि हाँ भाई हम सब धर्मों का, सब वर्गों का सम्मान करें। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हम सब धर्मों का और सब वर्गों का सम्मान ना करें। विधायक जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे ये है कि 2022 में एक ह्यूमर्स फैलाया गया या जो भी कुछ रहा कि जुम्मे की छुट्टी कर देंगे और ये भी कहा गया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो क्या लग रहा है कि 2022 में जब ये ट्रेंड किया तो उसका कहीं ना कहीं हानि जो थी वो कांग्रेस को पहुंची? और इस बार भी क्योंकि एआई का इस्तेमाल भी काफ़ी जगह पर किया जा रहा है, हरीश रावत जी के भी पिछले दिनों काफ़ी वीडियोज़ आए, क्या लग रहा है क्या कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश है? देखिए, हमेशा कंपटीशन में एक दूसरे को कमज़ोर कैसे किया जाए, भले ही वो झूठे तरीके से वर्ग लाया जाए या कैसे भी तरीके से किया जाए, वो चीज़ें पार्टियां करती हैं। और इसी की कड़ी में अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि हरीश रावत जी के कुछ मीम्स या कुछ पोस्ट वीडियो बना करके वो आधिकारिक जो भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल फेसबुक है उस पर डाल दिए गए। जब हरीश रावत जी ने उनका विरोध किया, शायद एआई का इस्तेमाल किया हो, एआई का इस्तेमाल करके डाल दिए गए। लेकिन जब उन्होंने उसका विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी को अपने फेसबुक अकाउंट से हटाने भी पड़े, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हटाने भी पड़े। तो भाई एआई जितना हेल्पफुल है उतना खतरनाक भी है। तो मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथियों से भी कहना है कि भाई आप भी इसका गलत इस्तेमाल ना करें। आप अगर एआई का आप लोग या कांग्रेस के जिम्मेदार लोग ही अगर एआई का गलत इस्तेमाल करेंगे, मैं सबको कह रहा हूँ, सभी दलों को कह रहा हूँ, एआई को अगर हम गलत इस्तेमाल करेंगे तो एक तरीके का समाज में अच्छा संदेश भी नहीं जाता है। धन्यवाद वीरेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए। विधायक जो हमारे साथ थे, जो कि तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।